इसका एनालिसिस आज देख लेते हैं। टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और प्लांट का रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। तो यहाँ पे जो एच-टेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पीजीटी वाला स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी कीवर्ड है यहाँ पे। यूजी और एटलीस्ट यूजी लेवल तक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड नहीं था। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि यूजी लेवल का मतलब बीएससी लेवल का। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरियस लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स, मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, सीड जर्मिनेशन, डोमेंसी इन प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी, ये अपने आप में ही पूरा एक टॉपिक है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये सब क्या है कि जो एनसीईआरटी में पॉइंटर्स दिए हैं उसी को उठा के लिख दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं। खैर, जो एचपीएससी का है वो भी देख लेते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, वाटर रिलेशंस, यहाँ पे काफ़ी डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, जैसे water relations, properties of water, water in tissues and cells, transport of water and solutes, food, nutrients, gases, transport across cell membrane, soil, तो soil biology अपने आप में हो जाता है, soil, plant, atmosphere, continue, mineral required by plant, their absorbable form, functions, deficiency, symptoms, essentiality of mineral, N2 metabolism, biological fixation, cellular metabolism, gluconeogenesis, glycogenolysis, hormonal regulation, oxidation of food, respiratory efficiency of various food components, transport and detoxification of ammonia. ठीक, लिपिड मेटाबॉलिज्म, photosynthesis, lipid metabolism, basic principle of light absorption, excitation, energy transfer, electron transport chain system, जो भी बोलो, साइकिल, C2, C3, कैम, C4, इन सब से क्वेश्चंस आए हुए हैं एच-टेट में। प्लांट प्रोडक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक पैरामीटर्स, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक स्ट्रेस, मतलब कि स्ट्रेस बायोलॉजी, सेंसरी फोटोबायोलॉजी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ डिफ्रेंसिएशन, रीडिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन, इससे क्वेश्चन आया हुआ था। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, फ्लावरिंग, फोटो पीरियोडिज्म, इट्स सिग्निफिकेंस, एंडोजीनस क्लॉक, इट्स रेगुलेशन, फ्लोरल इंडक्शन, डेवलपमेंट, वर्नलाइजेशन, इससे क्वेश्चन आया हुआ था। प्लांट मूवमेंट, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट्स, इससे क्वेश्चन आया हुआ था। सीड्स, टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, एपिडर्मल, ग्राउंड, वैस्कुलर, कैम्बियल एक्टिविटी, सेकेंडरी ग्रोथ एंड टाइप्स ऑफ वुड, इससे क्वेश्चन आया हुआ था। बस थोड़ा सा और बचा है। प्लांट स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स, डेवलपमेंट ऑफ गमीटोफाइट, पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप, इससे क्वेश्चंस बनता है। एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डेवलपमेंट ऑफ सीड, फ्रूट, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, स्ट्रक्चरल बायोकेमिकल एस्पेक्ट, मेथड्स टू ओवरकम इनकॉम्पेटिबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। इतने पॉइंटर्स थे एचपीएससी में, और इसमें तो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस जो चैप्टर्स के नाम है एनसीईआरटी में उसी को लिख दिया है। ठीक, तो वेटेज देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आसानी रहे इसलिए डिवाइड कर दिया था। प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ पे जब हम देखते हैं तो 2020 में 5 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 8 क्वेश्चन आए थे, और 21 में 6 हैं, 19 में 2 ही क्वेश्चन थे, 18 में 5 क्वेश्चन थे, 16 में 2 थे और 11 में 8 थे, मतलब 8, 8, 6। तो ध्यान से अगर ये रिसेंट का है ना, 21, 22, तो देखा जाए तो प्लांट फिजियोलॉजी को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया था। ऐसे ही अगर हम एनाटॉमी को देखते हैं तो एनाटॉमी में क्या है कि 2020 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, 21 में एक, 22 में एक, यहाँ पे सिर्फ 18 में 4 क्वेश्चन आए थे, 1, 2, इतना ही एक एवरेज रेशियो है। मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो इसमें क्या था कि
21 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, 2011 में एक क्वेश्चन, 18 में 3 क्वेश्चन, 19 में 2, 22 में 1 और 2020 में 3 क्वेश्चन थे। तो सबसे रिसेंट में इतना लेस कर दिया था। रिप्रोडक्शन देख लेंगे यहाँ पे, तो 2022 में सिंगल क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था। यहाँ पे 21 में सिर्फ 2 क्वेश्चंस, 19 में 3 था, 11 में 1, 16 में 1, 2020 में 2 क्वेश्चंस थे। तो अगर आप कंपेयर करोगे कि इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कब आए थे, तो वो प्लांट फिजियोलॉजी है, 8 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। ठीक, HPSC का देख लेंगे वेटेज, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्लांट रिप्रोडक्शन से 2 क्वेश्चंस थे, प्लांट एनाटॉमी से 1 ही था, मॉर्फोलॉजी से 1 है, फिजियोलॉजी अगेन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2, 1, 3, 1, 4, 5, 9 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए थे। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2022 करेक्ट बताना है, तो करेक्ट को सर्कल बना देंगे। अम्बल इज साइमोस, रेसमोस होता है, तो ये गलत हो जाएगा। रेसमोस इज एन इन्फ्लोरेसेंस इन विच सेसाइल फ्लावर्स आर बॉर्न बेजीपेटली, एक्रोपेटल होना चाहिए था, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे स्पाइक जो है वो इज़ अ रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस हैविंग सेसाइल फ्लावर्स, ये सही है। कैपिटुलम यानी कि सनफ्लावर की बात हो रही है, जैसे ये होता है, ये है, इसी को बोलते हैं कैपिटुलम। तो कैपिटुलम जो है वो इज़ एन इन्फ्लोरेसेंस हैविंग ओनली यूनिसेक्सुअल्स, तो यहाँ पे ये बाईसेक्सुअल फ्लावर्स देखने मिलते हैं। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये भी गलत हो गया। मतलब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सारे क्वेश्चंस, सारे जो ऑप्शंस थे वो गलत थे, गलत थे, गलत थे। वजह क्या थी वो हमने देख लिया। स्पाइक बचा, स्पाइक एक रेसमोस है, इन्फ्लोरेसेंस हैविंग द सेसाइल फ्लावर, सही है। बाकी थोड़ा सा डायरेक्ट सोर्स देख लेंगे। तो यहाँ पे जैसे NCERT में दिया हुआ था, रेसमोस में टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है, मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, द फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली इन एक्रोपेटल मैनर। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये है रेसमोस, तो यहाँ पे ये है रेसमोस, रेसीम लिखा है, तो वही बात हो गई बेजी पेटल, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखा जाए इस ऑप्शन को NCERT से लिया गया था। ठीक, और यहाँ पे उसके बाद साइमोस की बात करी गई है, तो इसमें क्या है कि मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर हैंस लिमिटेड इन ग्रोथ, और यहाँ पे बेजी पेटल है, तो साइमोस बेजी पेटल। आगे देख लेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है, जैसे माइंड में रखेंगे सही रहेगा। जैसे रेसमोस की बात करी जाए तो यहाँ पे स्पाइक है, कैटकिन है, कॉरिम्ब है, अम्बल है, पैनिकल है और कैपिटुलम है। तो इसको थोड़ा सा कोई निमोनिक बना के देख लेना। उसके बाद यहाँ पे साइमोस दिया हुआ है। स्पाइक देख लें तो यहाँ पे वही चीज़ है कि मेन एक्सिस इज इलोंगेटेड लाइक दिस, और इंडिविजुअल फ्लावर्स जो है वो बिना पेडिसल्स के होते हैं। अम्बल की बात करी जाए तो यहाँ पे मेन एक्सिस शॉर्ट एंड होता है, और अगेन वही चीज़ है। और ये एक लाइन है कि इंडिविजुअल फ्लावर्स पेडिसल्स ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम स्पॉट ऑन द पेडंकल स्टेम। तो जैसे ये है पेडंकल स्टेम, ये पेडंकल स्टेम है, तो ये सेम स्पॉट से सब ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ओरिजिन सेम है। और एग्जाम्पल दिया हुआ है ये हाइड्रोकॉटिल, ब्राह्मी बूटी, ठीक, रेसमोस। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, पहला वाला, ठीक। और ये जो आंसर दिए गए हैं ये सारे के सारे आंसर्स ऑफिशियल आंसर की से मिलाए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे तो करेक्ट बोला है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ा सा अधूरा है। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्लास 9 से, उसके पहले से भी आप पढ़ते आ रहे हो। तो यहाँ पे बोला है कि तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला करेक्ट है। यहाँ पे वही चीज़ NCERT में दिया हुआ था कि ये है जैसे ऑस्मोसिस, टर्म है डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और वही चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो इसमें कुछ अनोखा नहीं, जैसे ये स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है लिक्विड का व्हेन सॉल्वेंट मूव्स थ्रू अ सेमी परमिएबल, कीवर्ड यहाँ पे यही है सेमी परमिएबल। और ये हेलो करके आप याद कर सकते हो,
हाई टू लो, भूलेगा नहीं। तो आगे देखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन आइकॉर्निया टेक्स प्लेस बाय ऑफसेट बल्ब सोल एंड लीफ बेस्ड राइजोम। तो करेक्ट आंसर ऑफसेट आएगा। और यहाँ पे ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंथ, तो आइकॉर्निया भी इसको बोलते हैं, ये है ऑफसेट। और ये लिखा हुआ है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन एंजियोस्पर्म्स। तो जैसे सबसे ज़्यादा पूछा जो रहता है वो लीफ का रहता है, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, पर यहाँ पे ऑफसेट पूछा था तो वही सही ये, ठीक। तो एनसीईआरटी का ही था। ये है थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि टफ क्वेश्चन में। फोटो मतलब लाइट होता है, तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या है पहले यही देख लेंगे। इन रिस्पॉन्स टू रेड एंड फार रेड लाइट इज रेगुलेटेड बाय, तो यूनिवर्सल क्लोरोफिल, क्रिप्टोक्रोम, फाइटोक्रोम, फाइकोपिलीन। तो मैंने जब बुक लिस्ट वाला एक बनाया था तो उसमें पीडीएफ में मैंने बुक की फ़ोटो का जो फ्रंट कवर होता है वो भी स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट किया था। तो उसमें आपने देखा होगा तो ऑथर का नाम यही है, TAIZ। तो सब लोग यही बोलते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी किताब आती है, तेईस की बुक है, जैसे आप प्रोनाउंस कर सकते हो। तो सबसे उसी के चैप्टर में से ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। तो यहाँ पे फुल डी एट्यूलेशन डज रिक्वायर सम फोटोसिंथेसिस बट द इनिशियल रैपिड चेंजेस आर इंड्यूस्ड बाय अ डिस्टिंक्टली डिफरेंट लाइट रिस्पॉन्स, जिसको बोलते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस। लैटिन वर्ड से लिया गया है, मतलब इसका लिटरल मतलब होता है कि लाइट फॉर्म बिगिंस। उसके बाद यहाँ पे अगर हम और आगे पढ़ते हैं तो अमंग द डिफरेंट पिगमेंट्स दैट कैन प्रमोट फोटोमॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्स इन प्लांट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होता है दैट अब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू लाइट। द ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट चैप्टर्स, इसको छोड़ देते हैं। द फोकस इस चैप्टर का रहेगा फाइटोक्रोम पे। तो उसमें लिखा गया कि अ प्रोटीन पिगमेंट दैट अब्जॉर्ब्स रेड एंड फार रेड लाइट मोस्ट स्ट्रांगली। ये इतना, यही से क्वेश्चन है, ठीक। और आगे ये भी लिखा है कि ब्लू भी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रांगली लिखा है, और ये फाइटोक्रोम रेड एंड फार रेड लाइट। अब हम जब वापस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस इन रिस्पॉन्स टू रेड एंड फार रेड लाइट, यही कीवर्ड था, इज़ रेगुलेटेड बाय। तो इन सब को एलिमिनेट करके फाइटोक्रोम को सही कर देंगे, वही यहाँ पे लिखा हुआ था। अब जब ये जो किताब है वो ऑलमोस्ट 650 के आसपास पेजेस की बुक होगी। इसमें ऐसा नहीं है आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स स्पेशली जो एनसीईआरटी में कीवर्ड्स मेंशन्ड है, सिलेबस के पॉइंटर्स मेंशन्ड है, उनको आप चाहो तो एक बार ऐसे नॉवेल के तरीके से रीड कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे जो सिग्नलिंग और जीन और जो मतलब आउट ऑफ सिलेबस वाला पार्ट है थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है, उसको आप छोड़ देना, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक। सिर्फ जो थियरी पार्ट है और थोड़ा सा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वही आप चाहो तो रीड कर सकते हो फ्री टाइम में, ठीक। द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ETC, ATP इज ऑक्सीजन, प्लास्टोक्विनोन या फिर साइटोक्रोम C। तो करेक्ट आंसर ऑक्सीजन आएगा, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक। जैसे ये है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एक्ट्स एज फाइनल एक्सेप्टर, ठीक। तो एनसीईआरटी का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट। तो सबसे पहले नॉट को सर्कल बनाएंगे। अब फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो फ्रैंकिया है, क्लिप्सिला है, क्लॉस्ट्रीडियम है या फिर बीजर्निकिया है। तो अगर फ्रैंकिया नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे। लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक। तो वहाँ पर फ्री भी लिखा था, तो यहाँ पे लिखा है कि बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल बट एज सिम्बायोन्ट्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो मतलब ये कि फ्री नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो फ्री नहीं है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है। तो ये रेफरेंस मटेरियल था। तो यहाँ पे लिखा है फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ये कुछ नाम है, जैसे एरोबिक में एजोटोबैक्टर, एनारोबिक में क्लॉस्ट्रीडियम, फोटोसिंथेटिक में क्लोरोबियम, कीमोसिंथेटिक में थियोबैसिलस। हो सकता है मैच कराने आ जाए, ठीक। और ये नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले में पार्ट में है, ठीक। और ये कुछ साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल दिया है, तो मतलब इससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा। और ये जो स्टेप दिया है, द
नाइट्रेट assimilation in plants, the process of nitrate reduction to ammonia occurs in the following steps। तो ये स्टेप्स थोड़ा सा आप 2-3 बार ऐसे देख लेना, जैसे नाइट्रेट, फिर नाइट्राइट, फिर हाइपोनाइट्राइट, फिर हाइड्रोक्सिल अमाइन, फिर अमोनिया। कई बार क्या होता है कि ये और ये काफ़ी लेस नोन वर्ड्स हैं, बाकी नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया सब जानते हैं। तो हो सकता है कि मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाए, क्योंकि जो अरेंज करने आता है उसको थोड़ा सा ऐसे ही बनाते हैं। तो ये हमने देख लिया कि फ्रैंकिया सही है तो क्यों सही है, नॉट पूछा था तो ठीक। आगे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ये बता दो ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग। तो अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं हो, आधा पढ़ते हो, क्वेश्चन टिक करते हो, आगे बढ़ जाते हो, उसकी वजह से आपके क्वेश्चंस कैसे गलत हो सकते हैं, इस क्वेश्चन से हम सीख सकते हैं कैसे। ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये है एनसीईआरटी की लाइंस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू प्रोटेक्ट दीज एंजाइम्स द नोड्यूल कंटेन्स एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर कॉल्ड एज लेग हीमोग्लोबिन। अब अगर किसी ने इसको ऐसे ही अच्छे से रटा है और जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को देखा और यहाँ पे ये देख करके ये लगा करके चले आए, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इस क्वेश्चन की डिमांड ये है ही नहीं कि इनमें से ऑक्सीजन स्कैवेंजर कौन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग इन फ्रैंकिया इंड्यूस्ड रूट नोड्यूल्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरीड आउट बाई। तो फ्रैंकिया की अगर बात हो रही है, कैरीड आउट बाई की बात हो रही है, तो दोनों को मिक्स करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हेड्रोसिस्ट, लेग हीमोग्लोबिन, नाइट्रोजनेस, होपोनॉइड्स। तो ऑफिशियल आंसर की में 4th वाला दिया हुआ था। एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लेंगे, किसी बुक में बहुत मैंने ढूंढा मिला नहीं, तो अल्केनॉइड्स दिया था, फ्लावेनॉइड्स दिया था, होपोनॉइड्स मिला नहीं। बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह देखे, एक आर्टिकल में मिला था लेकिन बुक्स में नहीं मिला, ठीक। तो प्रदीप की किताब आती है, किसी स्टूडेंट ने कहा था टेलीग्राम पे कि बुक के सोर्सेज भी साथ में आप बता दिया करो। तो एनसीईआरटी जो है उसकी रेफरेंस बहुत सारी मार्केट में बुक्स मिलती हैं, तो उसमें से एक किताब है प्रदीप की, ठीक। प्रदीप तो सिर्फ एक बुक नहीं है, जैसे अगर ये वाला जो लेक्चर है इसमें करीब करीब 5 से 6 बुक्स लगे थे। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया ना कि प्लांट फिजियोलॉजी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है हायर स्टडीज़ में 23 की बुक, ठीक। 23 वाले में भी ये जो टॉपिक था ये मेंशन नहीं था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो प्लांट रिप्रोडक्शन है उसकी अगर बात करी जाए तो उसके लिए जो प्रदीप की बुक आती है एनसीईआरटी रेफरेंस की, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन थे, लेकिन जो डिटेल्ड एनालिसिस होता है हर एक टॉपिक का कि अच्छे से मेंशन थे थ्योरी पार्ट, वो भी मेंशन नहीं था, तो वो भी इनसफिशिएंट डेटा है। सेम चीज़ जाता है प्लांट फिजियोलॉजी के लिए, एक और एनसीईआरटी रेफरेंस बुक है, उसमें भी ज़्यादा नहीं दिया है। तो जब प्लांट किंगडम का लेक्चर मैंने बनाया था तो उसमें जो यूपी में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में बुक्स चलती हैं बीएससी लेवल पे, तो मैंने आपको बोला भी था बीएससी लेवल की हर किताब अपने आप में सब अच्छी हैं, कोई भी उठा के अगर आप रीड करोगे सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि प्लांट किंगडम से जितने भी क्वेश्चंस बनाए गए थे वो सब जो बीएससी लेवल के क्वेश्चंस थे, और वो भी काफ़ी सुपरफिशियली बनाए गए थे, बहुत डीप में नहीं गए थे। लेकिन जब एनिमल किंगडम की बात करी जाए तो बहुत डीप में जाके क्वेश्चंस बनाए गए थे। उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि पेट्रोमाइजान पढ़ लिया और उसके बाद बेसिक नॉलेज आपका काम हो जाएगा कि हाँ इसमें ये होता है वो होता है, ऐसा नहीं है। काफ़ी डीप में, सेम चीज़ है रैबिट में, फाउल में, काफ़ी डीप में क्वेश्चंस बनाए गए थे, ठीक। लेकिन एनिमल किंगडम की अच्छी बात ये है कि सिर्फ एक ही बुक है इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स, तो वहाँ पे कोतपाल की जो किताब आती है उससे ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए, हो जाएंगे। लेकिन इन सब में क्या है कि बहुत अलग अलग वेरियस सोर्सेज से यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम किया गया है, सिर्फ एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं है। इसी लेक्चर के लिए अरे आई गेस 5 से 6 7 इतने बुक्स मैंने अलग अलग जगह से रेफ़र किया हुआ है। जैसे इसकी अगर बात करिए, कोई बुक ही नहीं मिला, तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल था वहाँ पे मिला, प्लस इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे मैंने खुद से लिख दिया है। तो ये चीज़ है कि बुक्स में नहीं मिला, तो ठीक है। देखते हैं इन प्लांट फिजियोलॉजी होपोनॉइड्स जो है कंपाउंड्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं, हेल्प करते हैं कि स्टेबलाइज एंड प्रोटेक्ट द प्लांट्स। उसके बाद डिटेल दिया हुआ है कि ये दे मेंटेन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स फ्लूइडिटी स्पेशली अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस। और ये यहाँ पे यही करके आर्टिकल था कि फ्रैंकिया प्रोड्यूसेस एक्सट्रीमली हाई लेवल्स ऑफ होपोनॉइड लिपिड्स एज कम्पेयर टू अदर बैक्टीरियाज। तो थोड़ा सा डाउट हुआ, फिर जब ऑफिशियल आंसर की देखा तो वहाँ पे 4 को ही सही माना गया था, ठीक। तो देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे पॉलन ट्यूब, रेफरेंस टू पॉलन ट्यूब, तो पॉलन ट्यूब एग्जिबिट मतलब शो करता है, ठीक। तो कीमोटैक्टिक, कीमोनास्टिक, कीमोट्रॉपिक या थिग्मो, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 3rd आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इसकी अगर बात करी जाए, ये तो कीमो का मतलब ही हो जाता है केमिकल्स, रूट वर्ड है, ठीक। तो मूवमेंट कॉज्ड बाय सम केमिकल्स, ये मान सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है
कि मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू स्टाइल टुवर्ड्स द ओवरी इज गुड एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। ठीक, और कुछ और ट्रॉपिज्म करके था, तो उसको मैंने बस यूं ही ऐड कर दिया था कि बस एक बार ऐसे एग्जाम्पल डेफिनेशन। अब जैसे थर्मो की बात करिए, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर से रिलेटेड। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ प्लांट्स अगर टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में, जैसे रोडोडेंड्रॉन एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक, उसके बाद थिग्मो मतलब टच होता है, तो मिमोसा प्यूडिका होना चाहिए। ठीक, तो स्टिमुलस ऑफ कॉन्टैक्ट या फिर टच मी नॉट प्लांट जो था वो हमने पढ़ा था। ठीक, ये लिखा भी है रेड कलर में कि ये मिमोसा प्यूडिका अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक, उसके बाद ग्रेविटी, तो ये तो आप पढ़ते आ रहे होंगे कि ग्रेविटी से रिलेटेड है। ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव। कीमो तो केमिकल्स की बात हो रही है, हाइड्रो वाटर की बात हो रही है। ठीक, और नेस्टिक मूवमेंट जो है यहाँ पे बस हो सकता है पूछ लें, ये लाइन नॉन डायरेक्शनल होता है ड्यू टू चेंजेस इन टर्गर प्रेशर। ठीक, ये कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे निक्टी नेस्टी, तो यहाँ पे डायurnal मूवमेंट्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ सम स्पीशीज जो कि विच टेक अप स्लीपिंग पोजिशन एट नाइट, इसको ये बोलेंगे। अकेसिया अच्छा एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्मोनेस्टी है, तो यहाँ पे ट्यूलिप क्रॉकस अच्छा एग्जाम्पल है। फोटो मतलब लाइट होता है, और ये जो टर्म है ये मिराबिलिस जलेपा, ये HPSC में पूछा था। ठीक, तो इसको थोड़ा देख लेंगे। फोटोनेस्टी से रिलेटेड है, नेस्टिक मूवमेंट कॉज्ड बाई फोटो मतलब लाइट, तो लाइट। थिग्मो मतलब टच, तो वही चीज़ है। और ये यहाँ पे वीनस फ्लाई ट्रैप। सीस्मो तो ये मैकेनिकल स्टिमुलाई जैसे कि विंड, रेन ड्रॉप्स एट्सेट्रा। ठीक, ये यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है ट्रॉपिक और नेस्टिक के बीच में। अगर 1 2 3 स्टेटमेंट करके बनाते हैं क्वेश्चन तो बन सकता है, जैसे ड्यू टू यूनिडायरेक्शनल स्टिमुलस यहाँ पे होता है, यहाँ पे ड्यू टू डिफ्यूज स्टिमुलस। और यहाँ पे ये है कि द स्टिमुलेट एक्ट्स ऑन द प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम वन डायरेक्शन ओनली, यहाँ पे सभी साइड से है। और दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर कॉज्ड बाय यूनिलैटरल ग्रोथ, यहाँ पे दीज आर ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ कर्वेचर बट दे आर कॉज्ड बाय रिवर्सिबल टर्गर चेंजेस। यहाँ पे रिस्पॉन्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, यहाँ पे नो रिलेशन है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि मे बी फोटो, जियो, हाइड्रो, थिग्मो, कीमो, थर्मो, ये सब हो सकता है। यहाँ पे नेस्टिक बोला है। ठीक, क्वेश्चन देखेंगे आगे कि ऑक्सीजनेज एक्टिविटी रूबेस्को का इनिशिएट करता है C3, C4, कैम या फिर C2 साइकिल। तो आपने देखा होगा ये सब के सब HPSC में भी मेंशन था। ठीक, सिलेबस पॉइंटर्स में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा C2। और कैम लिखा है, तो जैसे कि मैंने कहा था एब्रिविएशन कई बार पूछा गया था, तो क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म इसका फुल फॉर्म होता है। और कैम जो है वो ये इज़ द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग सकुलेंट, मतलब कि ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं ना, ज़ीरोफाइट्स वो जो डेजर्ट एरिया में प्लांट्स रहते हैं, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि इन कैम प्लांट्स स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग नाइट ओनली, तो ये स्टेटमेंट में लिखा आ सकता है। ये अडेप्टेशन होता है ज़ीरोफाइटिक सकुलेंट्स का। और फोटोसिंथेसिस ऐसे केसेस में नॉट एज एफिशिएंट जितना कि C3 C4 में होता है, बट इट अलाउज कैम प्लांट्स टू लिव अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस। तो यही चीज़ आपको मोलस्का में देखने मिलेगी, कैसे वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करते हैं, उनके शेल्स वगैरह काफ़ी टफ बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे करेक्ट पूछा है, करेक्ट को सर्कल बना लेंगे। और हाँ, मैंने टेलीग्राम पे कुछ वीडियोस पोस्ट किए थे आज ही एनिमल किंगडम से रिलेटेड, तो वो जितने भी वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई बोल रहा है कि सिफेलोपॉड्स, ठीक, तो कितना भी थियरी आपको पढ़ा दिया जाए, एक बार अगर आप देख लेते हो गूगल से उसका पिक, और या फिर कोई वीडियो अगर आप 1 मिनट का 2 मिनट का देख लेते हो, वो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाती हैं एज़ कम्पेयर टू आंखें बंद करके सिर ऊपर करके उसको रटा जाए। ठीक, तो इसीलिए बस मैंने पोस्ट कर दिया, इसीलिए पोस्ट किया हुआ था। ठीक, तो समझ आया होगा आपको। कोई भी चीज़ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे हार्डवुड जो है वो लेस ससेप्टेबल होता है टू फंगस। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ क्लास 10th 11th के आसपास की बात होगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे हम लोग की क्लास में जो बोलते थे कि जो किडनी का एग्जैक्ट लोकेशन है, कोई बोलता था कि हार्ट के जस्ट बगल है, ठीक, कोई बोलता था कि स्टमक के अंदर है, कोई बोलता था कि स्टमक के जस्ट पीछे है, तो कोई बोलता था कि नहीं गर्दन के जस्ट नीचे है। मतलब किसी को एग्जैक्ट लोकेशन ही नहीं पता है कि किडनी है कहाँ पे। तो इस लेवल पे भी लोग जाते हैं जिनको समझ नहीं आता, क्योंकि अगर सब थ्योरी पार्ट पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे
और जो एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें हैं उनको नहीं समझेंगे तो चीज़ें जो ऐसे क्वेश्चंस भी फ्रेम करे जाते हैं वो भी हमसे सॉल्व नहीं हो पाए, क्योंकि कितना एक इंसान रट सकता है, ज़्यादा रटने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, और ज़्यादा अगर आप रटोगे तो चीज़ें वैसे ही भूल जानी है, ठीक। तो इसीलिए समझने की कोशिश अगर आप करोगे तो चीज़ें थोड़ा सा याद हो सकती हैं, एज़ कम्पेयर टू रटने से बेटर ही होता है समझना। तो यहाँ पे देखेंगे हार्टवुड लेस ससेप्टेबल होता है फंगस के, सही बात है, एनसीईआरटी से ही लाइन उठाएगा यहाँ पे। स्टोर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है ये एक चैप्टर है जो 23 की बुक है, उसमें काफ़ी डिटेल में समझाया है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और कितने होते हैं और कितने कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्री टाइम मिले तो एक बार आप उस चैप्टर से रीड कर लेना, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 4-5 पेज का होगा, ठीक। तो यहाँ पे टायरोसिस दोनों सही है, वजह क्या है वहाँ पे ये डिटेल दिया हुआ है। हार्टवुड और सैपवुड के बारे में, जैसे ओल्ड ट्रीज़ में ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, ठीक। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सब्सटेंसेस जो है ये मेक इट हार्ड, ड्यूरेबल और रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स। तो रीजन कंप्राइजेज डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स, इसी को बोलेंगे हार्टवुड। अब यहाँ पे टाइलोसिस की बात नहीं करी गई है, तो इसको हम दूसरे रेफरेंस मटेरियल से देख लेंगे। फिर सैपवुड की बात करी गई है कि हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर, ये वाटर कंडक्ट नहीं करता है, बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर एंड इज नोन एज सैपवुड, सो इट इज़ इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीज़न में अगर आप देखते हो टाइलोसिस के बारे में, एक सेकेंड, ये है टाइलोसिस, ये हार्टवुड, ठीक। तो अगर ये है ये, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये लिखा हुआ है द ट्रेशरी एलिमेंट्स आर प्लग्ड बाय टाइलोसिस, एग्जैक्ट कीवर्ड है, ठीक। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि दोनों ही एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट को सबसे पहले सर्कल बनाएंगे। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं, सही बात है। डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है, सही बात है। इस प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट सैचुरेट करता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाईली सेलेक्टिव नेचर में होता है। तो लिखा है यहाँ पे कि इट इज़ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में ही इसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर जब एनसीईआरटी में, जैसे एनसीईआरटी में क्या दिया है कि जैसे अगर आप बिटवीन द लाइंस रीड कर सकते हो तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, लेकिन अगर सिर्फ सुपरफिशली पढ़ते हो तो थोड़ी दिक्कत। जैसे इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन हेल्प मूव सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब इनडायरेक्टली इसका मतलब होता है कि यहाँ पे स्पेशल प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ये सेलेक्टिव नेचर में है, कोई भी प्रोटीन नहीं चलेगा, स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन की बात हो रही है। तो इतने इन्फॉर्मेशन से आप फोर्थ वाले को सही कर सकते थे, नॉन सेलेक्टिव लिखा है, ठीक। लेकिन अगर आप ऐसे हो कि आपको बिल्कुल वही चीज़ें लिखी होनी चाहिए नोट्स में, तो उसके लिए बहुत सारे बुक्स आते हैं, रीड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस इन विच द परमेज इन्वॉल्व शो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। हाईली सेलेक्टिव लिख दिया है यहाँ पे, ये रेफरेंस बुक था। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया था कि नॉन सेलेक्टिव है, और यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था। तो इनकरेक्ट बताना था और ये नॉन सेलेक्टिव है, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये हाईली सेलेक्टिव है। अभी हमने एनसीईआरटी में भी देखा और रेफरेंस बुक में भी। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मैक्रो एलिमेंट की बात हो रही है। नॉट को सबसे पहले सर्कल बनाएंगे। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत लोग ऐसे भी पढ़ते हैं शियम, ये इंडियन एक्सेंट में आता है, और सीएम भी पढ़ते हैं, सीएम वेस्ट में चलता है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे सल्फर, ये सब। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो सब के सब आएंगे। कैसे आएंगे एनसीईआरटी में पहले देखेंगे। और यहाँ पे हम 99 क्वेश्चन है, ये है 99 क्वेश्चन, स्टार बनाया है, 99 स्टार बनाया है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं। ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो लिखा है कि मैक्रो में कि जनरली प्रेजेंट होते प्लांट टिश्यूज़ में, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब जा कर के मैच करवाएंगे। ये चारों है उसमें
मैक्रो में। तो नॉट पूछा था तो 5वां दे देते, नहीं दिया है इसीलिए स्टार लगा दिया है। और एक अगर आप याद कर लेते हो तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा, माइक्रो या मैक्रो। तो मैक्रो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे कि आजकल तो खैर मिडिल क्लास फैमिली में भी कार होता है, लेकिन पहले के आज के 20 साल पीछे जाओ तो पहले के लोग क्या बोलते थे कि जो रिच लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं ना, ऐसा मतलब अजम्पशन था। तो निमोनिक से याद करने के लिए आप ये कर सकते हो कि OMG मतलब ओ माई गॉड होता है। कैन कार पीपल से हाई, यहाँ पे हाई ऐसे लिखा जा सकता है, जानबूझ के वाई लगाया, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन याद रहे, ठीक, कि मतलब जो रिच होते हैं एरोगेंट होते हैं वो लोग हाई नहीं बोलते हैं, ठीक। इस तरीके से एक स्टोरी आपके माइंड में क्रिएट करना होगा, उसके बाद ये सब याद करना होगा। जैसे O फॉर ऑक्सीजन, Mg फॉर मैग्नीशियम और Ca मतलब कैल्शियम। और कार इसलिए लिखा है क्योंकि CAR से कार्बन याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, ये CAR, ठीक। और कैन तो N फॉर नाइट्रोजन, फिर P और P 2 बार है इसीलिए P पर लिखा था, P और P 2 बार है तो एक P से फास्फोरस है, एक P से पोटेशियम है। फिर उसके बाद यहाँ पे से मतलब सल्फर है, HY मतलब हाइड्रोजन है। तो इतना अगर आप याद कर लेते हो मैक्रो, तो फिर माइक्रो बचा। अब माइक्रो का एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा आएगा, मान लो कि जैसे ये आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन या फिर निकल, तो इन्हीं सबको उठा के ऑप्शंस बनाए जाते हैं माइक्रो में। जो चौथा होता है वो इनमें से कोई एक होता है। तो आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे अगर उसमें लिखा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो जो मैक्रो है वही माइक्रो नहीं होगा, ठीक। तो इस तरीके से एक ही याद करोगे अगर, तो दूसरा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट ए मैक्रो, तो मैक्रो की जगह नेक्स्ट टाइम माइक्रो लिखा आ सकता है। तो मैक्रो याद कर लेंगे आप तो माइक्रो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इनमें से फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट, हमने अभी ऊपर देखा था रेफरेंस बुक से कि कैसे कैंप प्लांट्स की बात करी जाती है जब भी इसकी बात आती है कि डेजर्ट जीरोफाइटिक अडाप्टेशन में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो 4 ही आना चाहिए था, C3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, ये 2, 3, 4 तो नहीं हो सकता है। लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की में आप देखते हो तो 101 में ये ऑफिशियल आंसर की है, इसमें पता नहीं क्यों 2 और 4 लिखा है, इसमें 2 और 4 लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंग C4 को भी थोड़ा थोड़ा मान रहे हैं, ठीक, लेकिन कैम ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर एक सोल्यूशन है सब्जेक्ट टू अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज 0 हो जाएगा या फिर अनअफेक्टेड रहेगा, तो वो बढ़ जाएगा। ये है, ये NCERT से क्वेश्चन बनाया गया था। जैसे ये है, इफ़ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और सोल्यूशन, इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस। यहीं से क्वेश्चन बनाया गया है, PYQ NCERT से ही था, ठीक। और लैंग्वेज भी NCERT का है, इफ़ अ सोल्यूशन इज सब्जेक्ट टू प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। तो लैंग्वेज भी NCERT का ही है। अगला देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स एग्जिबिट बोथ रेडियल एंड बायोलेटरल सिमेट्री। तो हॉलीहॉक, सनफ्लावर, गार्डन पी या फिर मैरीगोल्ड। सनफ्लावर करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे एक फ्लावर है विद द रेडियल सिमेट्री वेयर द पेटल्स आर अरेंज्ड सिमेट्रिकली अराउंड द सेंटर। सनफ्लावर की बात करी जाए तो दोनों ही शो करता है, एग्जिबिट मतलब शो करता है, रेडियल ओवरऑल फ्लावर में, बायोलेटरल इंडिविजुअल फ्लोरेट्स में। गार्डन पी ये जो है बायोलेटरल सिमेट्री को शो करता है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जाता है। मैरीगोल्ड तो फ्लावर विद द रेडियल सिमेट्री वेयर पेटल्स आर अरेंज्ड सिमेट्रिकली अराउंड द सेंट्रल पॉइंट। ये है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसे एस्टेरेसी फैमिली, एस्टेरेसी कैपिटुलम एक इन्फ्लोरेसेंस है दैट रिजेंबल्स, ये मतलब ऐसे लिखा हुआ है, इसको याद रखो फैमिली। आगे हम देखेंगे तो इसे क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक। अब यहाँ पे सिमेट्री जो है, सिमेट्री में क्वेश्चंस बनते हैं तो काफ़ी बार भूल जाता है। सबसे पहले यहाँ देख लेंगे कि लिखा है कैपिटुलम, ये दिस इज़ अ हेड लाइक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स कॉल्ड अ कैपिटुलम, ठीक। यहाँ डिस्क फ्लावर लिखा है, यहाँ रे फ्लोर, तो फ्लोरेट भी आप बोल सकते हो, फ्लावर भी। तो यहाँ पे रेडियल सिमेट्री डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट को बाईलैटरल। तो इसको याद कैसे करेंगे, कई बार मैच करने में आया था, कोई एग्ज़ाम था वहाँ मैच द फॉलोइंग वाले में ऐसे ही लिखा था। तो यहाँ पे रेडियल में DI स्पेलिंग में आता है, DI, डिस्क में भी DI आता है, इसीलिए मैंने इसको ये डेकोरेट करके DI लिख दिया था, ठीक। DI
से रेडियल में बीच में आता है और डी आई डिस्क पहले आता है। तो ये रेडियल सिमेट्री डिस्क फ्लोरेट में देखने मिलेगा और रे जो बचेगा उसको छोड़ देंगे, जैसे ये बायलेटरल रे में देखने मिलता है। तो रबी करके याद कर सकते हैं, रबी को किसी का नाम है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक, ये यहाँ पे एनसीईआरटी का ही था सब, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल और एसिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक, मस्टर्ड, चिली, धतूरा, और ये बायलेटरल में जाइगोमॉर्फिक, पी, बीन, गुलमोहर, केसिया, और ये एसिमेट्री मतलब एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये एक वो है, क्या बोलते हैं, नेमोनिक्स है, और टीना किसी लड़की का नाम है, ये सिर्फ ऐसे लिख दिया है ताकि याद रहे। एक्टिनोमॉर्फिक होता है ना, TINO। तो साउथ में बहुत सारे लोगों का नाम रेड्डी होता है ना, तो टीना रेड्डी। यहाँ पे जाइगो मतलब जाइगोमॉर्फिक में यहाँ पे लिखा है कि जागो पढ़ना होगा। ठीक, और यहाँ पे लेट लिखा है, तो ये है यहाँ पे बायलेटरल में अगर हम पढ़ते हैं तो स्पेलिंग में देखिए LATE, लेट लिखा है, इसको कट कर देना है। अब इसको पूरा अगर आप पढ़ते हो तो टीना रेड्डी जागो लेट हो गया। ठीक, नेमोनिक्स है, लेकिन इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अगर मैच द फॉलोइंग आता है, स्टेटमेंट बेस्ड आता है। जैसे ये रेडियल सिमेट्री है तो एक्टिनोमॉर्फिक है, तो कई बार यही आ जाता है। तो एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल सिमेट्री, और इनके एग्जांपल्स आप कोई भी ट्रिक बना के याद कर सकते हो। ठीक, उसके बाद चलेंगे आगे। यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बताना था, करेक्ट सीक्वेंस बताना था तो केल्विन साइकिल का, इसमें सबसे करेक्ट आंसर यही आएगा। इसका आप कोई भी ट्रिक बना के याद कर सकते हो। ठीक, जैसे कार, रिड्यूस्ड, जनरेटर, कुछ भी, मतलब वो इकोनॉमिक्स में CRR होता है, उससे भी आप याद कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। मल्टीपल टाइम्स रीड करना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो टेबल है, द केल्विन साइकिल प्रोसीड्स इन 3 स्टेजेस। ठीक, पहला ही लिखा हुआ है, तो मतलब 1 2 3 करके लिखा हुआ था, उसी को इन्होंने सीक्वेंस के फॉर्म में क्वेश्चन बना दिया। जैसे पहला कार्बोक्सिलेशन है, ड्यूरिंग विच CO2 कंबाइंस विद राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। दूसरा है रिडक्शन, ड्यूरिंग विच कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड एट द एक्सपेंस ऑफ फोटोकेमिकली मेड ATP and NADPH। तीसरा है रीजनरेशन, तो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, और वो भी 1 2 3 करके लिखा हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस में पूछ लिया था, एनसीईआरटी साइड से क्वेश्चन बनाया गया था। आगे देखेंगे, इनमें से एग्जाम्पल है लिविंग प्लांट सेल का डिवाइड मतलब लैक, किस में कमी होती है, कंपेनियन सेल, एंडोस्पर्म सेल, सीव सेल, स्क्लेरिड्स। तो सीव सेल आएगा, ये है, जैसे सीव ट्यूब एलिमेंट्स, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल्स। इनका जो एंड वॉल होता है परफोरेटेड इन सीव लाइक मैनर टू फॉर्म सीव प्लेट्स। एक मेच्योर सीव एलिमेंट्स के पास पेरीफेरल साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, लेकिन लैक्स अ न्यूक्लियस। इतना ही काम का था। क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि लिविंग प्लांट सेल डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। तो ये the cells of which of the following layer of anther wall are multinucleated due to endomitosis। तो न्यूक्लियस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर या फिर टैपेटम। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं टैपेटम लिखा हुआ है कि the outer wall layer perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release pollen. Innermost wall layer is this nourishes developing pollen grains. Cells of this possess a dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। इसको पढ़िए, क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एंथर वॉल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू एंडोमाइटोसिस। टैपेटम इज द करेक्ट आंसर। ठीक, और टैपेटम से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। टैपेटम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं क्रेब साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट को सर्कल बनाएंगे। साइकिल स्टार्ट होता है विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप विद पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। तो पहला गलत है, और गलत क्यों है ये हम एनसीईआरटी में
स्टार्टिंग की लाइन अगर देखते हैं, जैसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल लिखा हुआ है, अब TCA साइकिल, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है कि TCA साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप विद OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। तो ऑफ एसिटिल ग्रुप विद OAA, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑफ एसिटिल ग्रुप विद पायरुविक एसिड, ये गलत है, यहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होना चाहिए था, टू यील्ड सिट्रिक एसिड। ठीक, तो इसीलिए पहला गलत हो जाएगा, बाकी सही है। क्वेश्चन NCERT से बनाया गया था, वही यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और ये पाथवे है, ये एसिटिल CoA प्लस OAA, और ये सिट्रेट सिंथेसिस, फिर ये बन जाएगा। एक बार चाहो तो आप इसको पॉज करके देख लेना, PDF में आपको मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल है, तो यहाँ पे ये ब्लू कर दिया है। ठीक, और यहाँ से क्वेश्चन आया भी है, तो साइकिल में कितने ये बनते हैं, तो 1 2 3 बनते हैं। अभी आगे इसको देख लेते हैं। विच टिश्यू इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ रीडिफ्रेंसिएशन, कॉर्क, फेलोजन, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम। तो फेलोजन जो है वो करेक्ट आंसर है। रीडिफ्रेंसिएशन दिया है NCERT में, ये है रीडिफ्रेंसिएशन। जैसे यहाँ पे लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन, कहाँ गया, while doing so such meristem are able to divide and produce cells that once again lose the capacity to divide but mature to perform specific functions get redifferentiated। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है कि जैसे कॉर्क, कैम्बियम बहुत डिटेल में नहीं दिया है। फेलोजन करेक्ट आंसर होगा, नॉट पूछा था, कॉर्क और ये तीनों होगा। ठीक, जेनेटिकली different types of pollen grains are brought to the stigma during chasmogamy, geitonogamy, xenogamy, cleistogamy। तो different types of pollen grains ये कीवर्ड है। जब NCERT की बुक आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक टर्म है xenogamy, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of different plant। दिस इज़ दी ओनली, जहाँ कहीं ओनली और एक्सेप्शन वाली चीज़ें होती हैं वहाँ से क्वेश्चंस पक्का बनते हैं। only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grains to stigma। तो कीवर्ड मिल गया, different types of pollen grain को स्टिग्मा तक लेके आए, तो genetically different types of pollen grains are brought to stigma, लास्ट वाली लाइन थी xenogamy। ठीक, ये यहीं से क्वेश्चन बनाया गया था, genetically different types of pollen grains to stigma, this is the only। ठीक, तो जहाँ कहीं ओनली, ऑल ये सब मिले थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना चाहिए। कैल्शियम कार्बाइड पाउडर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए, प्रोड्यूस करता है जास्मोनिक एसिड, जिबरलिन्स, इथाइलिन, एसिटिलीन। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो कैल्शियम कार्बाइड पाउडर जो है वो प्रोड्यूस क्या करता है, तो इसका रिएक्शन आप पहले देख लो, खुद ही से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, जैसे ये CaC2 है, कैल्शियम कार्बाइड होता है, इसको वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और C2H2, तो एसिटिलीन बनेगा, C2H2 एसिटिलीन, जो कि फ्रूट राइपनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये स्ट्रक्चर दिया है कि 2 हाइड्रोजन होते हैं और ये 3 बॉन्ड होगा CC, तो C2H। ठीक, अब यहाँ पे इथाइलिन दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से आप देखना, 1 2 3 4 टोटल 4 हाइड्रोजन होते हैं इथाइलिन में, लेकिन एसिटिलीन में 2 ही है। यही डिफरेंस है इथाइलिन और एसिटिलीन के स्ट्रक्चर में। और कई बार सिर्फ और सिर्फ वो लिखा होता है, क्या बोलते हैं उसको, फार्मूला। तो अगर ऐसा लिखा है C2H4 फ्रूट राइपनिंग में काम आता है, तो ये भी सही है, इसकी बात हो रही है इथाइलिन की। ठीक, और अगर लिखा है कि प्रोड्यूसेस, ये जो सर्कल बना है C2H2, तो इसका मतलब एसिटिलीन होता है। तो इसको आप PDF आपको मिल जाएगा, 2-3 बार देख लेना, क्योंकि यूपी का एक एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम में ये नहीं लिखा था इथाइलिन, वहाँ पे फार्मूला लिखा था, वैसे ये नहीं लिखा था, ये लिखा था। तो कई बार क्वेश्चन को घुमा के ये भी करते हैं। ठीक, अभी यहाँ लिखा हुआ है एसिटिलीन, पर नेक्स्ट टाइम ज़रूरी नहीं है कि ऐसा लिखा मिले। ठीक, तो सही है, तो क्यों सही है आपने जान लिया। अगला देखेंगे, एग्जाम्पल है मोनोकॉट प्लांट का, हैविंग अ सेकेंडरी ग्रोथ, बिग्नोनिया, निक्टैंथीज, ड्रासीना या फिर लेप्टाडीनिया।
ड्रेसिना करेक्ट आंसर है। ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि बिग्नोनिया जो है वो डाइकॉट है, नॉट अ मोनोकॉट, और निक्टैंथीज जो है ये डाइकॉट है, डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक, ड्रेसिना जो है वो मोनोकॉट जीनस है और इसीलिए मोनोकॉट है, और वेयर द स्टेम ये एग्जिबिट मतलब शो करता है फॉर्म ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ वेयर द स्टेम थिकन्स ओवर टाइम ड्यू टू कैम्बियम लाइक एक्टिविटी। ये एटिपिकल है मोनोकॉट्स के लिए, बट ड्रेसिना ऐसे फीचर्स को शो करती है, कुछ थिकनिंग होती है स्टेम्स के अंदर, और ये दिया है। ठीक, तो यहाँ पे वही चीज़ है जो एक्सेप्शन होते हैं, अजीब गरीब चीज़ें होती हैं, वहाँ से क्वेश्चंस पक्का बनते हैं। इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द एंथर विच कम्प्लीटली सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू। अभी हमने ऊपर जब टैपेटम के बारे में जो भी लाइंस दिए हुए थे हमने रीड किया था, तो वहाँ पे टैपेटम ही करेक्ट आंसर आएगा, बाकी गलत है। एंडोथीसियम, नर्व सेल, इंटाइन तीनों गलत है। जैसे ये है द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, हेल्प इन डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन। यहाँ से पढ़िए द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टैपेटम। क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये कीवर्ड था इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ एंथर विच कम्प्लीटली सराउंड्स द स्पोरोजिनस। इनर मोस्ट पूछा था, इसीलिए टैपेटम सही होगा। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम राइजोम। तो यहाँ पे क्लोव मतलब लौंग होता है, सैफ्रॉन, टर्मरिक, जिंजर, टर्मरिक, सैफ्रॉन या फिर क्लोव, जिंजर। तो ये होता है, ये आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हो, टर्मरिक और जिंजर। ठीक, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो पेरीसाइकिल, जाइलम, एंडोडर्मिस या फिर कॉर्टेक्स। तो एंडोडर्मिस करेक्ट आंसर है। इसका हम सोर्स देख लेते हैं, ये वही यहाँ पे लिख दिया है, ये वही है, प्रदीप की बुक है एनसीईआरटी रेफरेंस वाली, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे। ठीक, तो राइजोम में लिखा हुआ है, ये प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन जो बीएससी लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो भी इनमें से सॉल्व नहीं हुए थे। राइजोम की बात करी जाए तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि जिंजर, टर्मरिक, लोटस, कैना, टाइफा। ठीक, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 102 वाला क्वेश्चन, टर्मरिक, जिंजर। ठीक, उसके बाद जो कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात करी जा रही है, the inner boundary of the cortex, the endodermis, is impervious to water because of the band of the ये suberized matrix, जिसको बोलेंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब यहाँ पे अगर आप पढ़ते हो तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है ना, किसके बारे में, कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में। तो यहाँ पे जैसे ये है कि वाटर आफ्टर पासिंग थ्रू कॉर्टेक्स इज ब्लॉक्ड बाय कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट ऑन द एंडोडर्मिस। कैस्पेरियन स्ट्रिप आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ वैक्स लाइक सब्सटेंस सुबेरीन। इन दिस पाथवे वाटर क्रॉसेज एटलीस्ट 2 मेम्ब्रेन फ्रॉम ईच सेल इन इट्स पाथ। 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फाउंड ऑन दिस। इसको बोलेंगे, ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपी में आया था कि 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फाउंड ऑन द एंटरिंग एंड ये एग्जिटिंग ऑफ वाटर हियर। वाटर में ऑल्सो एंटर थ्रू टोनोप्लास्ट। ठीक, तो यहाँ पे एक सेकेंड, कैस्पेरियन स्ट्रिप आर प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस। हाँ, तो ये लिखा हुआ है, ये पढ़िए, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट ऑन एंडोडर्मिस। तो ये क्या है कि जैसे एग्जैक्ट वर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एंडोडर्मिस और कैस्पेरियन स्ट्रिप को हाईलाइट कर दिया था एनसीईआरटी में। चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे नॉट को सबसे पहले सर्कल बनाएंगे। कंपोनेंट है क्लोरोफिल का, नाइट्रोजन, मैंगनीज, मैग्नीशियम या फिर ऑक्सीजन। तो हम सब जानते हैं कि मैग्नीज का इससे कोई लेना देना नहीं है। एनसीईआरटी में इतना दिया था कि जो ये है, इस मैग्नीशियम इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, हेल्प करता है कि टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर। ये है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। एक मैग्नीशियम अटैच होता है 4 नाइट्रोजन के साथ में, ये एक बार स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, तो ये 4 लिखा हुआ है, इसी को 3 कर देते हैं स्टेटमेंट में, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, 1
2 3 4, टोटल 4 नाइट्रोजन होते हैं और सेंटर में मैग्नीशियम होता है। ये यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रक्चर में, पोरफायरिन रिंग, और ये पूरा डिटेल, और ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोकार्बन टेल। तो थोड़ा सा इसको आप PDF में मिलेगा तो एक बार जूम करके देख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लास्टोसाइनिन, PC का मतलब होता है, PC का फुल फॉर्म होगा प्लास्टोसाइनिन, ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पे ये कॉपर कंटेनिंग मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, सही बात है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि केमी ऑस्मोटिक थ्योरी वाज गिवन बाय पीटर मिशेल, ये भी सही है, ये भी सही है। फोटो रेस्पिरेशन फीचर है C4 का, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, C2 का होता है, C4 का नहीं होता है। और C2 से तुरंत आपको याद आना चाहिए कि 3 ऑर्गेनेल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, कई बार पूछा गया था। और ग्लाइकोलेट साइकिल इसको बोलते हैं, PCO साइकिल भी इसको बोलते हैं। पेप्को इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक एंजाइम C3 प्लांट, ये गलत है क्योंकि C4 प्लांट का होता है, ठीक। आगे हम इसको देखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, जब 3 4 गलत हो गया तो 3 4 को एलिमिनेट करेंगे। तो ये 3 है गया, ये 3 है गया, 4 है गया, पहला बचा। तो जो सही है वो क्यों सही है वो हमने देख लिया। ये यहाँ पे ये जो प्लांट फिजियोलॉजी 23 की बुक है उसमें मेंशन था इन्फॉर्मेशन कि प्लास्टोसाइनिन जो है वो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसी से इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपको ये मिल जाएगा फोटो रेस्पिरेशन वगैरह, जैसे NCERT में दिया हुआ है कि ये लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट difference between C3 C4 photorespiration. To understand the photorespiration we have to know a little bit more about the first step of Calvin cycle, ठीक। तो यहाँ पे उसी को है डिटेल में बाद में C3 प्लांट, ठीक है। और ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोनिल पायरुवेट पेप होता है, is present in the mesophyll cell. Enzyme responsible for this is PEP carboxylase. उसके बाद यहाँ पे जब आप कोशिश करोगे कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में पूरा आप अगर पढ़ते हो तो आपको जो मेन इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, साइंटिस्ट का नाम बता दो, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, जिसके लिए पीटर मिशेल नाम था साइंटिस्ट का, ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सूडोस्टेम किसका एग्जाम्पल है, बनाना, बैम्बू, कोकोनट या फिर पोटैटो। ये यहाँ पे फिगर है, इससे आप समझ सकते हो कि सूडो मतलब झूठा, तो ऐसा लगता है पर है नहीं। जैसे ये है, ये लीफ शीट दिया हुआ है, ये जैसे जा रहा है, ठीक। सूडोस्टेम ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये ऐसा लग रहा है कि स्टेम है पर नहीं है। ये मिड रिब है, ये मिड रिब, ये बनाना की पत्तियां हैं, और यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस आपको दिख रहा है और फ्रूट्स तो आपको दिख ही रहे हैं। तो इससे आपको समझ आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर बोला है, करेक्ट बता दो। इनोलेज रिक्वायर्स कॉपर आयन, कॉपर नहीं होता, मैग्नीशियम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। मोस्ट प्रोडक्टिव पाथवे ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलिसिस, ये गलत है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस, ये सही है। लोअर ये हाई करता है, लो नहीं करता, तो ये भी गलत है, इसलिए थर्ड वाला सही होगा। ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे इनोलेज में आपने देखा होगा, इनोलेज में को फैक्टर क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है Mg2+ होगा, बाकी भी दिया हुआ है, थोड़ा सा आप देख लेना एक बार, ठीक। NCERT में नहीं था। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि बाकी स्टेटमेंट क्यों नहीं होंगे। जैसे पहला वाला तो ठीक है, यहाँ पे Mg होना चाहिए, मैग्नीशियम, ठीक। मोस्ट प्रोडक्टिव पाथवे ग्लाइकोलिसिस है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मोस्ट प्रोडक्टिव पाथवे जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, ग्लाइकोलिसिस नहीं होता है, ठीक। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्लूकोकाइनेस लोअर करता है Km को, ये इनकरेक्ट है क्योंकि लिवर में मिलता है, पेंक्रियाज में मिलता है हायर द Km
फॉर ग्लूकोज। ठीक, अगला क्वेश्चन लगाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स 4 माइटोकॉन्ड्रियल ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है? तो साइटोक्रोम A3 2 कॉपर सेंटर्स, A2 B आयरन, B1 A2 ये या फिर ये। तो करेक्ट आंसर पहला आएगा। NCERT में आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, कॉम्प्लेक्स 4 रिफर्स टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम्स A3 2 कॉपर सेंटर्स। साइटोक्रोम A3 2 कॉपर सेंटर्स, इसको माइंड में रखेंगे, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ से साइटोक्रोम A3 2 कॉपर सेंटर्स सही हो जाएगा। आयरन नहीं होगा, फैट फैन नहीं होगा। ठीक, तो NCERT से क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा एक कॉलम के तरीके से लिखा हुआ है, एक बार आप रीड कर सकते हो। जैसे कॉम्प्लेक्स 1 नाम दिया हुआ है NADH डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट ये रिडक्टेस, और कॉम्प्लेक्स 3 और ये 4। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जैसे साइट A3 और ये कॉपरली, CU मतलब कॉपर होता है, AB, और ये आयरन यहाँ पे, आयरन यहाँ पे, आयरन यहाँ पे। तो एक रफ आइडिया आपके अंदर होना चाहिए कि आयरन अगर लिखा मिलेगा तो कौन सा कहाँ होगा। ठीक, उसके बाद चलेंगे आगे। हाँ, ये UP में आता है एग्ज़ाम में, ये थोड़ा सा आप PDF में आपको मिलेगा, बस एक बार रीड कर लेना। जैसे कंपोनेंट विच अफेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, कॉम्प्लेक्स 1 को अफेक्ट करता है। वैसे तो ये नेट लेवल का है लेकिन आया था PGT में। ये जो रोटेनॉन है यही पूछा था। तो रोटेनॉन इंसेक्टिसाइड और फिश पॉइजन, कॉम्प्लेक्स 1 स्पेसिफिक इनहिबिटर है। वैसे यहाँ पे ये जो दिया है एजाइड, तो एजाइड इंपॉर्टेंट है, साइनाइड इंपॉर्टेंट है, और हाइड्रोजन सल्फाइड ये 3, और रोटेनॉन इंसेक्टिसाइड, और ये बारबिटूरेट्स, क्योंकि ये पूछता है। और ट्रैंकुलाइजर भी थोड़ा सा आप देख लेना, एंटीबायोटिक, तो मतलब मैच कराने आ सकता है या फिर पूछ सकते हैं। तो सब नहीं, लेकिन जो आपको बताया अजाइड, रोटेनॉन, और ये मैलोनेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ये पूछा जा चुका है, PYQ है ये। तो एक बार आप रीड कर लेना, आएगा नहीं आएगा कह नहीं सकते, लेकिन UP में आया हुआ था और लेवल वही था। ठीक, तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन 128 है। तो यहाँ पे लेमिएसी एस्टरेसी हमने देखा था सनफ्लावर से रिलेटेड है ना, सनफ्लावर से रिलेटेड है, तो तुरंत फ्लावर आपके माइंड में आना चाहिए। और ये फ्लोरेट्स, रे फ्लोरेट्स है, ये डिस्क फ्लोरेट्स है। तो डिस्क से DI है तो रेडियल आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक, तो एस्टरेसी देखने के बाद कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक, तो B का 4 होना चाहिए। तो B का 4 ढूंढो, एक ही जगह है इसीलिए हम B को टिक कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन फिर भी बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि लेमिएसी है तो इसमें आएगा गाइनोबेजिक स्टाइल, एस्टरेसी है तो ये, और फैबेसी है तो एक्सिलरी एस्टिवेशन, मालवेसी मतलब जो हिबिस्कस होता है उसकी फैमिली, तो यहाँ पे मोनो अडल्फस स्टामिन। तो नोटिस करोगे आप, प्लांट फैमिली का क्वेश्चन है, काफ़ी डीप में क्वेश्चन बनाया गया है। ऑफिशियल आंसर की में 128 का सेकंड ही दिया था, तो सेकंड सही होगा। ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, ये डिस्क फ्लोरेट, रे फ्लोरेट, कैपिटुलम, हेड लाइक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। ठीक, यहाँ पे पढ़िए एस्टरेसी लिखा हुआ है, ठीक, उसी फैमिली से बिलोंग करता है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्लैश ऑफ पियर, गुआवा और सपोटा फ्रूट ग्रिटी होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, तो स्टोन सेल्स पाए जाते हैं। तो अमाइलोप्लास्ट, स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स, कॉलनकाइमा, स्क्लेरीड्स करेक्ट आंसर आएगा। सीडा एक मालवेसी फैमिली का मेंबर होता है, ये डज नॉट एग्जिबिट दिस प्रोमिनेंट ट्रेट, शो नहीं करता है। तो किसी भी फैमिली के बारे में आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे पहले उसके एक्सेप्शंस को एक जगह अलग से कलेक्ट कर लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मोनो अडल्फस स्टामिन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, एपिकैलिक्स इसका प्रोमिनेंट फीचर होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि सीडा जो है वो शो नहीं करता है, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो जाती है, तो वहाँ से क्वेश्चन पक्का बनते हैं। तो इसमें जो है ये देख लेते हैं पहला वाला, ये जो पियर है ये है स्टोन सेल्स, अ टाइप ऑफ स्क्लेरीड्स, पियर फ्रूट में देखने मिलता है, उसका यहाँ पे डिटेल में फिगर दिया हुआ है।
उसके बाद यहाँ पे फीचर दिया हुआ है उसका मालवेसी फैमिली का, कि लीफ कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, ऐसे होते हैं, और फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, ठीक। और वेलवेट एस्टिवेशन देखने मिलता है, ट्विस्टेड भी देखने मिलता है। तो थोड़ा सा एक बार आप रीड कर लेना। लेकिन ये दिया है पर उतने अच्छे से नहीं दिया है। जैसे ये सीधा दिया है तो टॉप ऑफ द स्टेमिनल ट्यूब ब्रांच टू सेवरल फिलामेंट्स, और सीधा ऐसा दिखता है। तो उसकी फ़ोटो एक देख सकते हो आप। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सीधा 2 पार्ट ऑफ मालवेसी फैमिली, लेकिन लैक करता है एपिकेलिक्स, क्योंकि इट हैज़ इवॉल्व डिफरेंटली फ्रॉम अदर जेनरा उसी फैमिली में। वाइल एंड एपिकेलिप्स कॉमन होता है मालवेसी फैमिली में, एक प्रोमिनेंट फीचर होता है, लेकिन सीडा डज नॉट रिटेन दिस फीचर। एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस हैज़ लेड टू एब्सेंस ऑफ दिस। तो जैसे ये एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक, तो जैसे ये है, तो अगर ऐसे लीनियर वे में स्पीशीज़ जा रही हैं तो यहाँ पे ऐसे डाइवर्ज हो जाए, डाइवर्ज हो जाए, डाइवर्ज हो जाए, ठीक। तो उसी तरीके से सीडा अलग हो गया था। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि एपिकलिक्स कौन कौन शो करते हैं मालवेसी में। हिबिस्कस मतलब गुड़हल आपने देखा होगा, एबिडिलॉन और मालवा, ये सब शो करते हैं। कौन नहीं करते, ये है एपिकलिक्स। मतलब यही चीज़ मैंने आपसे कही थी कि अगर आपको यही नहीं पता है कि एपिकलिक्स होता कहाँ पे है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, समझ नहीं आता। जैसे गुड़हल का फूल आप अगर हाथ में लेते हो तो जो बैक का स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो ये दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे नंबर्स में होते हैं, ये एपिकैलिक्स होता है। उसके जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको कैलिक्स बोलते हैं। तो यही चीज़ आप जब पहले ऑब्जर्व करते हो, उसी चीज़ को डेफिनेशन थ्योरी पार्ट में लिखा हुआ है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। अगर आप समझ गए तो आप खुद से थ्योरी बना सकते हो। जैसे एपिकैलिक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। बोल रहा है कि ये एपिकैलिक्स जो है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, या आप देख के ऑब्जर्व करके बोल सकते हो कि हाँ ये तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन लोकेटेड जस्ट बीनीथ द कैलिक्स इन सम प्लांट्स। बीनीथ मतलब होता है नीचे। ये कैलिक्स है, कैलिक्स ऊपर है, ये कैलिक्स है, कैलिक्स ऊपर है, इसके जस्ट नीचे है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकेटेड जस्ट बीनीथ द कैलिक्स इन सम प्लांट्स। और ये सर्व करता है एज एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए, स्पेशली हिबिस्कस के फ्लावर में देखने मिलता है। तो इससे आपको समझ आया होगा कि सिर्फ अगर आप एपिकैलिक्स से ऊपर करके रटोगे तो याद होगा, गारंटी नहीं है। लेकिन एक बार अगर आप गूगल करके देख लेते हो कि हिबिस्कस दिखता कैसा है, एपिकैलिक्स दिखता कैसा है, तो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और खुद से आप थियरी बना सकते हो। जैसे आपने अभी देखा कि एपिकैलिक्स नीचे है और कैलिक्स ऊपर है, तो देख के ही आप बोल सकते हो कि एपिकैलिक्स तो हाँ ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है जो लोकेटेड जस्ट बीनीथ द कैलिक्स। हो गया काम, है ना। और ऐसे इस तरीके से है इसका स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड, सपोर्ट, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा ही रहा होगा, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सिनर्जिड्स हेल्प करता है इन एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसाइक, प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू मेल गैमेट्स। तो करेक्ट आंसर आएगा कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब्स। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये 3 cells are grouped together at the micropillar and constitute egg apparatus. Egg apparatus in turn consists of 2 synergid and 1 egg cell. Synergids के पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होता है एट द माइक्रोपिलर टिप, जिसको बोलेंगे फिल्लीफॉर्म अपैरेटस, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब्स इनटू सिनर्जिड्स। ये ठीक। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। तो जिबर्लिक एसिड कंट्रोल करता है सीड जर्मिनेशन को बाय ब्रेकडाउन ऑफ द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन मोनोकॉट सीड। सही है। जिबर्लिक एसिड इंड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ अल्फा अमाइलेज फ्रॉम एलुरॉन लेयर। ये इसको एक्सप्लेन करा, इसीलिए करेक्ट आंसर है। लेकिन एनसीईआरटी में इनफ डेटा नहीं था। तो यहाँ पे एक चैप्टर में ये पॉइंटर आपको मिल जाएंगे कि जिबर्लिन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इज सिमिलर फॉर द स्टेम ग्रोथ एंड अल्फा अमाइलेज। ये लाइन में लिखा हुआ है पॉइंटर में, इसमें TAIZ जो मैंने आपसे कहा, उसमें जो टफ पार्ट है उनको आपको हटा देना है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पार्ट एक बार रीड कर सकते हो, स्पेशली हार्मोन्स वाले पार्ट्स और फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट्स। तो लिखा है कि कंक्लूजन में, इन कंक्लूजन जिबर्लिन सिग्नल ट्रांसडक्शन इन एल्यूरॉन
cells seems to involve G protein as well as cyclic GMP leading to production of transcription factor. इससे उतना मतलब नहीं है, which induces alpha amylase gene transcription. ठीक, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे ये है जिबरलिन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय एम्ब्रियो एंड रिलीज्ड इनटू स्टार्ची एंडोस्पर्म वाया स्क्यूटुलम. फिर सेकंड में ये है कि ये जिबरलिन्स डिफ्यूज टू द एल्यूरॉन लेयर. फिर थर्ड ये है कि एल्यूरॉन लेयर सेल्स आर इंड्यूस्ड टू सिंथेसाइज एंड सिक्रीट अल्फा अमाइलेज एंड अदर हाइड्रोलाइसिस इनटू एंडोस्पर्म. तो यहीं से आप मान सकते हो कि PYQ है. फिर आगे लिखा हुआ है कि स्टार्च एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स. फिर फिफ्थ ये है कि एंडोस्पर्म सल्यूट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय स्क्यूटुलम एंड ट्रांसपोर्टेड टू ग्रोइंग एम्ब्रियो. ठीक, तो एक बार आप चाहो तो उस किताब को पढ़ सकते हो. एल्यूरॉन लेयर सेल्स आर इंड्यूस्ड टू सिंथेसाइज एंड सिक्रेट अल्फा अमाइलेज, इंपॉर्टेंट था. और ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको पढ़िए. इंड्यूसेस एक्टिविटी ऑफ अल्फा अमाइलेज फ्रॉम एल्यूरॉन लेयर. ठीक, तो ये भी हो गया. अगला देख लेते हैं. क्वेश्चन है 110. लिविंग बताना है, लिविंग सेल बता दो इनमें से. क्लोरीन कायमा, कॉलिन कायमा, बास्ट, फ्रोजन कायमा, सी एलिमेंट्स. तो ABE, तो जब आप ऑफिशियल आंसर की देखते हो तो 110 में यहाँ पे स्टार बनाया है. तो यहाँ पे लिविंग पूछा था ना, तो यहाँ पे आप जाइलम और फ्लोएम का एक मैंने चार्ट बना दिया था, देख लेना आप, PDF में मिल जाएगा. ये जाइलम में अगर आप देखते हो तो लिखा हुआ है कि ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स ये सब डेड होते हैं. पूछा जाता है कई बार. इसमें से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा डेड है कौन सा लिविंग है. तो कोई आप ट्रिक बना के याद कर लेना. जाइलम पेरेंट कायमा लिविंग है, तो एक यहाँ पे ये है. और जब आप फ्लोएम में देखते हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सीव ट्यूब मेंबर्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेंट कायमा आर लिविंग. तो फ्लोएम फाइबर डेड है और ट्रैकीड, वेसल, जाइलम फाइबर. तो यहाँ पे आप देखोगे ये लिविंग में सब आ जा रहा है. जो ऑप्शंस दिए हैं वो इनफ नहीं है. ठीक, तो इसीलिए स्टार लगा दिया था. पर ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ लास्ट में लिविंग या फिर डेड, इसको आप एक बार रीड कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है. अगला देखेंगे फ्यूजन. मेच्योर इंडिविजुअल्स का विच डायरेक्टली एक्ट एज गैमेट्स इज कॉल्ड एज आइसोगैमी, एपोमिक्सिस, अनीसो या फिर होलो. होलोगैमी इज द करेक्ट आंसर. इंटाइन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, लिपिड, प्रोटीन, पेक्टिन, लिग्निन, ये सब गलत है. पहला करेक्ट है, NCERT में दिया हुआ है. जैसे ये जो पहला था इसमें अगर आप ढूंढोगे तो आपको सिनगैमी मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा. लेकिन जो दूसरा है उसमें अगर आप ढूंढ रहे हो ये द इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड एंटाइन, इट इज़ थिन. कई बार लिखा होता है थिक, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, याद रखना है. ठीक, कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. तो एंटाइन, सेलुलोज एंड पेक्टिन, इसको याद रखेंगे. अगर भूल रहा है तो आपने सुना होगा इंडियन पीनल कोड IPC, कहते हैं ना IPC की धारा ये वो. तो इससे आप याद कर सकते हो कि I मतलब एंटाइन, P मतलब पेक्टिन, C मतलब सेलुलोज. भूलेगा नहीं. ठीक, अगला चलेंगे क्वेश्चन. बुलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटल पिट्स ऑफ सकुलेंट. सकुलेंट मतलब जीरोफाइटिक, डेजर्ट एरिया में जो रहते हैं वो. अपर एपिडर्मिस ऑफ सम मोनोकॉट लीव्स. तो अपर या लोअर एपिडर्मिस या स्टेम कॉर्टेक्स. तो सब इनकरेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ B करेक्ट है. हम सोर्स देख लेंगे. जब आप NCERT पढ़ोगे तो उसमें एक टॉपिक है आइसो बाइलेटरल मोनोकॉटिलिडनस लीफ ना, उसमें हाईलाइट किया हुआ है बुलिफॉर्म सेल्स, ये जो है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रासेस में कुछ
अडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स होते हैं अलॉन्ग द वीन्स मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स. इन्हीं को बोला गया है कि बुल्लीफॉर्म सेल्स. व्हेन दी सेल्स इन द लीव्स हैव अब्जॉर्ब्ड वाटर एंड आर टर्जिड द लीव सर्फेस इज एक्सपोज्ड. जब ये फ्लैक्सीड होंगे ड्यू टू वाटर स्ट्रेस दे मेक लीव्स कर्ल इनवर्ड्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस. उसके बाद कुछ जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था अपर एपिडर्मिस या लोअर, वो यहाँ पे मेंशन अच्छे से नहीं है. ये एक फिगर है मोनोकॉट लीफ का. यहाँ पे अगर आप देखते हो इसको आप क्या बोलोगे, लोअर एपिडर्मिस. इसको आप क्या बोलोगे, इसको अपर बोलोगे, अपर एपिडर्मिस. तो ये जो है ये रहा बुल्लीफॉर्म सेल्स. तो ये लोअर में लोकेटेड है या अपर में लोकेटेड है. कॉमन सेंस से आप बोलोगे कि ये अपर में लोकेटेड है. अगर आपको एज इट इज़ लिखा मिलना चाहिए तो ये द सेल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट. द अपर कीवर्ड मिल गया. द अपर एपिडर्मिस मे बी easily आइडेंटिफाइड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज थिन वॉल्ड एम्प्टी बुल्लीफॉर्म सेल्स. और लिखा है मोटर सेल्स. आगे हम देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी बना था कंटेनिंग वाटर. तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे. ठीक, अब इसको पढ़ेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. अपर एपिडर्मिस कि लोअर एपिडर्मिस. तो लोअर होगा नहीं, स्टेम कॉर्टेक्स से मतलब नहीं, स्टोमेटल पिट से मतलब नहीं. अपर एपिडर्मिस ऑफ सम मोनोकॉट. और मोनोकॉट तो यहाँ पे भी है, एनसीईआरटी में भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी था. ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे. लाइट इंटेंसिटी एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन. तो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के इक्वल हो उस लाइट इंटेंसिटी, उसे क्या बोलेंगे, क्लाइमेक्टेरिक. ये फ्रूट होता है टाइप ऑफ. और ये दिया है कॉम्पनसेशन पॉइंट, ये मिनिमल इफेक्ट ऑप्टिमम पॉइंट. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तीसरा कॉम्पनसेशन पॉइंट. देख लेते हैं. सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है ये फ्रूट्स आप देख लो, कई बार इनके एग्जाम्पल्स पूछता है. तो क्लाइमेक्टेरिक नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स एग्जाम्पल दिया जैसे एप्पल, एवोकाडो, बनाना, कैंटालूप. और ये फिग, मैंगो, ऑलिव, पीच, पियर, प्लम, टोमेटो. नॉन में दिया है जैसे बेल पेपर, चेरी, सिट्रस, ग्रेप, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी या फिर वाटर मेलन. तो एक बार आप पढ़ सकते हो. ये यहाँ पे जो ताइस की बुक है उसमें दिया हुआ था कि ऑल फ्रूट्स दैट राइपन इन रिस्पॉन्स टू इथाइलिन शो करते हैं कैरेक्टरिस्टिक रेस्पिरेटरी राइज बिफोर द राइपनिंग फेज, जिसको बोलेंगे क्लाइमेक्टेरिक. ऐसे फ्रूट्स ऑल्सो शो अ स्पाइक ऑफ इथाइलिन प्रोडक्शन इमीडिएटली बिफोर द रेस्पिरेटरी राइज. फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एज मच एज ट्रीटमेंट विद इथाइलिन इंड्यूसेस द फ्रूट टू प्रोड्यूस एडिशनल इथाइलिन. इसके जो एक्शंस होंगे कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ऑटो कैटेलिटिक. एप्पल्स, बनानास, ये सब एग्जाम्पल होंगे क्लाइमेक्टेरिक के. इन कॉन्ट्रास्ट फ्रूट्स जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स, ग्रेप्स, दे डू नॉट शो द रेस्पिरेशन एंड इथाइलिन प्रोडक्शन राइज, इसीलिए इनको बोलेंगे नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स. एग्जाम्पल ये टेबल में दिया हुआ है. ठीक, अब यहाँ पे और बेहतर तरीके से आप समझो, एक चाइल्ड के लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊँ तो जब आप पेड़ से तोड़ लेते हो, मान लीजिए ये नेचुरल ग्रीन कलर आपने देखा होगा कि अगर मार्केट से आता है इस कलर में, उसके बाद अचानक से धीरे धीरे करके लाइट ग्रीन में चेंज होता है, थोड़ा सा लाइट येलो, फिर लाइट ग्रीन, फिर ये यहाँ पे साइकिल यहाँ पे ऐसा बन जाता है. तो यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज आता है वो वजह क्या है, उसको यही बोलेंगे. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि तोड़ने के बाद भी ये जो है कंटिन्यूसली पकता रहता है. क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स में कंटिन्यू टू राइपन इवन आफ्टर बीइंग हार्वेस्टेड. तो यहाँ पे लिखा है मैंगोज, बनानास, टोमेटोज, एप्पल्स, पियर्स, कीवीज, पीचेस एट्सेट्रा. ठीक, और यहाँ पे ये दिया हुआ सिट्रस फ्रूट्स. आपने देखा होगा कि अगर एक बार आपके घर में ऑरेंज आया है तो ऐसा नहीं होगा कि 4 दिन बाद वो अचानक से उसका कलर चेंज हुआ ना और वो कच्चा था वो पक गया, ऐसा बहुत कम होता है. ठीक, तो यही डिफरेंस है. ये लिखा हुआ है यहाँ पे काफ़ी ईजी लैंग्वेज में, कि वो एकेडमिक लैंग्वेज था, ये ईजी लैंग्वेज है. जैसे क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स, दीज फ्रूट्स कीप राइपनिंग इवन आफ्टर दे आर पिक्ड फ्रॉम दैट ट्री. मतलब तोड़ लिया गया, इसके बावजूद भी ये पकते रहते. दे गेट स्वीटर, सॉफ्टर, चेंज कलर आफ्टर हार्वेस्ट. गुड एग्जाम्पल इज बनाना. इफ़ यू पिक अ बनाना वाइल इट्स स्टिल ग्रीन इट विल राइपन एंड टर्न येलो लेटर ऑन. ठीक, इससे ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में समझाया नहीं जा सकता. उसके बाद यहाँ पे ये है नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स. तो ये जो है कंटिन्यू, दे डू नॉट कंटिन्यू राइपनिंग आफ्टर दे आर पिक्ड.
दे आर फुल्ली राइप व्हेन हार्वेस्ट देम, एग्जाम्पल ऑरेंज, ग्रेप, रेडी टू ईट। तो ये चीज़ है। वोंट गेट स्वीटर और सॉफ्टर आफ्टरवर्ड्स, बाद में कोई ख़ास परिवर्तन देखने नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करी जाए तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ था ये कॉम्पनसेशन पॉइंट का ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एनसीईआरटी में नहीं दिया था कि द वैल्यू ऑफ लाइट इंटेंसिटी व्हेन वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम बीइंग कंज्यूम्ड इन फोटोसिंथेसिस व्हाइल द कन्वर्स इज ट्रू फॉर ऑक्सीजन ऑल। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आगे ज़्यादा क्रॉप कर दिया था क्या, ये उसी की बात हो रही है।